लिक्विड स्टेट IC और IL की वैल्यू, IL की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, IC की वैल्यू 0 से लेस होगी, ठीक है। प्लास्टिक स्टेट में 4 स्टेजेस है। इन प्लास्टिक स्टेट सेल्फ इट्स वेरी सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, मीडियम स्टिफ और फिर वेरी स्टिफ, या स्टिफ कह दो, स्टिफ। चलो अब आपको सोचना, वेरी सॉफ्ट का मतलब क्या है, आप प्लास्टिक की तरफ हो, यू आर टुवर्ड्स द प्लास्टिक, कल भी मैंने बताया था ये, कल भी मैंने बताया था। और स्टिफ का मतलब क्या है, यू आर कमिंग टुवर्ड्स द श्रिंकेज लिमिट और यू आर कमिंग टुवर्ड्स द WS। जैसे जैसे WS के पास आओगे IC की वैल्यू 1 की तरफ जाती जाएगी, और जैसे जैसे WS के पास आओगे IL की वैल्यू कम होती जाएगी। तो अब कितनी कितनी है, बिल्कुल 25% बांट रखी है। ये 0 to 25 है, ये अगर 0 to 25 है वो क्या होगा, 0.75 से 1, 0.75 से 1। अगला ये अगर 0.25 से 0.5 है तो ये क्या होगा, 0.5 से 0.75 हो जाएगा। अगर ये उसके बाद अगर 0.5 से 0.75 है तो ये 0.5 से 0.25 हो जाएगा। और अगर ये चीज 0.75 से 1 है स्टिफ में IC की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 0 से लेके 0.25 तक, 0 से लेके 0.25 तक, बिल्कुल जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा उसको। और जैसे ही सेमी सॉलिड आ गया तो फिर वापस से वेरी स्टिफ हार्ड हो जाएगी, 1 से बेटर। जैसे ही सेमी सॉलिड आ गया, जैसे ही सेमी सॉलिड आ गया तो ये हो जाएगा वेरी स्टिफ और हार्ड, तो IC ग्रेटर देन 1 हो जाएगा और ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो अब ये कई बार आपके एग्जाम में, नॉट इन SSC एग्जाम, एनी एग्जाम, कोई भी JEE का एग्जाम हो, डायरेक्ट आपको वैल्यू देंगे और आपको पूछेंगे कौन सी स्टेट है। न्यूमेरिकल बता दीजिए, क्या बताऊं न्यूमेरिकल में आपको बोला है कि जो डेंसिटी है या स्पेसिफिक ग्रेविटी इन सैचुरेटेड कंडीशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी इन सैचुरेटेड कंडीशन, कॉपी खोलो, लिखा है G sat इज इक्वल टू गामा सेट डिवाइड बाय गामा W सैचुरेट। फिर मैं आपको बोलता हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी इन ड्राई कंडीशन, दैट इज गामा D डिवाइड बाय गामा W। अब आपको वो चीज दे रखी है, G sat डिवाइड बाय गामा W दे रखा है और बोला है वाटर कंटेंट है 40%, तो वाटर कंटेंट 40 है तो E की वैल्यू हमने 0.4G रख दी, बस आपको ये वैल्यू दे रखी थी। दे हैव गिवन यू दिस वैल्यू, E वाज अननोन, G नीड टू बी फाउंडेड, तो E की वैल्यू हमने 0.4G रख दी क्योंकि वाटर कंटेंट आपको 40% दे रखी है क्वेश्चन में, एट वाटर कंटेंट इक्वल टू 40%। फिर तो हमको बस सॉल्व करना है, देन वी नीड टू जस्ट सॉल्व इट। अगर कई बार आपको ऐसा भी सवाल आता है एग्जाम में कि IP की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो कैसी सॉइल है, पहली बात तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है IP की वैल्यू नेगेटिव होना, फिर भी अगर आता है तो नॉन प्लास्टिक है, तब भी अगर आता है तो नॉन प्लास्टिक है। जितना ज्यादा IP होगा उतना ही प्लास्टिसिटी ज्यादा होगी, उतनी ही कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी। सर वी कैन नॉट यूज फॉर्मूला 1 डिवाइड बाय GD माइनस, तो उसके लिए आपको वो श्रिंकेज लिमिट होनी चाहिए, इट शुड बी श्रिंकेज लिमिट फॉर दैट केस, फॉर दैट केस इट शुड बी श्रिंकेज लिमिट फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको क्या पता कौन सा वाटर कंटेंट है, आपको तो बोला वाटर कंटेंट 40% है, मुझे क्या पता श्रिंकेज है कि प्लास्टिक है। मोर ओवर GD भी तो बोलना चाहिए ना, आपको क्या दिया यहाँ पे, मास स्पेसिफिसिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉइल दी है, GD थोड़ी दी है आपको। GD होता तो उसको बोलते हैं मास स्पेसिफिसिटी ऑफ ड्राई सॉइल। क्लियर है? एक सवाल और कीजिए, डू वन मोर क्वेश्चन। One more question.
कंसीडर फॉलोइंग सॉइल. सॉइल ए WL 50%, WP 32%. सॉइल बी WL 0, WP 0. कैलकुलेट amount of sand to be mixed in a clay to make new mix of IP is equal to 10. IP is equal to 10. अब ये कई सवाल हमने similar kind of question we have done in fineness modulus topic. दो सॉइल है, एक सॉइल का तो WL आपको 50%, WP आपको 32% दे रखा है, और एक सॉइल का WL WP आपको अलग से दे रखा है. आपको इन दोनों को आपस में मिक्स करना और एक नई सॉइल बनानी है जिसका IP क्या हो 10 हो. तो आपको पूछा है कि मिक्स करने के लिए सैंड का कितना परसेंटेज लिया जाए. अब पहले तो ये पहचानो कि इनमें सैंड कौन सी है. डेफिनेटली ये सैंड है. डेफिनेटली कौन सैंड है? ये सैंड है. तो मैं मान लेता हूं कि इसका जो अमाउंट है वो x है. इसका अमाउंट अगर x है तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ दिस 1 - x. और मुझे IP कितना लेके आना है? हाउ मच I need to bring the IP of 15 10 I need to bring. तो 10 IP लेके आना है. तो x का IP कितना है? 0 है. x का IP कितना है? 0 है. जो 1 - x है उसका IP कितना है? उसका IP है 50 - 32, 18 इसका IP है, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी. तो यहां से आपके x मतलब कि सैंड की वैल्यू आ जाएगी. कितनी आएगी? देखो सैंड की वैल्यू आ जाएगी. देखते कितनी आती है. 10 इज इक्वल टू 0 प्लस 18 माइनस 18x. 18 माइनस 18x. तो यह आ गया 18x इज इक्वल टू 8. x की वैल्यू आ गई 8/18. x की वैल्यू आ गई 8/18. 8/18. तो यह आ गई 44.44%. तो अगर मैं 44.44% तो ले लूं इस सॉइल का, और बाकी जो बचा, जो काले चोर ले गए, बाकी बचा 55.55% इस सॉइल का ले लूं. अब जो नया मिक्स बनेगा उसका IP 10 हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ? अब इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, आपको समझने से मतलब है. समझने से क्या मतलब आया कि अगर मैं क्ले तो प्लास्टिक सॉइल होती है, उसमें अगर मैं सैंड मिला दूं तो उसकी प्लास्टिसिटी क्या कर जाएगी? रिड्यूस कर जाएगी. एंड द प्लास्टिसिटी विल बिकम व्हाट? 10 इंस्टेड ऑफ 18. और यू कैन टेक इट अदरवाइज. आप अदरवाइज भी सोच सकते हैं कि चुपचाप एक सैंड पड़ी थी, उसमें मैं 55% क्या मिला दिया. इन दैट सैंड आई हैव एडेड 55.55% व्हाट? ये तो हो गया सैंड. और क्ले कितनी आ गई यहां से? 55.55%. तो मैं यही पूछ सकता हूं कि अगर मैं इसी सैंड में, ये जो सैंड थी, ये चुपचाप सैंड पड़ी थी, इफ आई ऐड 55.55% ऑफ क्ले इन दिस, दैट आल्सो बिकम व्हाट? प्लास्टिक. अब वो मिक्स प्लास्टिक बन जाएगा. जिसका IP 0 था उसका IP इंक्रीज होकर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा. उसका IP इंक्रीज होकर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा. तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन इन प्रीवियस उसमें फाइनेंस मॉडल्स में भी किया है. अगला टॉपिक है टफनेस इंडेक्स. अगला टॉपिक है टफनेस इंडेक्स. IT is equal to IP divided by IF. IT varies from 0 to 1. IT varies from 0 to 1. अगर IT की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, मतलब कि IF ज्यादा है, और IF ज्यादा है तो सॉइल की क्वालिटी बहुत खराब है. क्वालिटी खराब है इसका मतलब क्या है? इजीली क्रश हो जाएगी, इजीली क्रश हो सकती है. ठीक है. फिर आता है एक एक्टिविटी. IT के नीचे 2 लाइन छोड़ देते हैं. फिर आता है एक्टिविटी ऑफ सॉइल AC.
AC का मतलब है IP डिवाइडेड बाई C, IP डिवाइड बाई C, जहां IP का मतलब तो है वही WL माइनस WP, और C का मतलब है परसेंटेज फ्रैक्शन बिलो 2 माइक्रोन इन सैंपल, मतलब कि क्ले का फ्रैक्शन है, मतलब कि क्ले फ्रैक्शन, मतलब कि दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ क्ले, IP डिवाइड बाई C, IP डिवाइडेड बाई C, IP डिवाइडेड बाई C। फोटो लेने के लिए स्लाइड बैक कर, फोटो क्यों लेना, आप लिखिए ना आराम से, पूरा लिखिए, इसको पूरा लिखिए, फोटो क्यों लेना है? मोर देन 1.25 आती है तो हाई एक्टिव है, हाई एक्टिव है, और 0.75 से 1.25 आती है तो मॉडरेट एक्टिव है, या केवल एक्टिव भी लिख सकते हैं। ये नॉट सुटेबल ड्यू टू हाई वॉल्यूम चेंज। अब मैं पूरा समझा देता हूं इसको, अभी मैं सिर्फ लिख दिया है, नाउ आई विल एक्सप्लेन। और ये दिखाता है इट इज द shear strength of soil, it will show you the shear strength of soil at plastic state, अब सुना ध्यान से, what is the plastic state, tell me, plastic state वो state है जब आपका soil just क्या बन गया है, प्लास्टिक बन गया, your soil became just a plastic soil, means I told you yesterday that it is a condition of mud, आपका soil क्या बन गया, कीचड़ बन गया, your soil became like a mud। अब उस mud में भी कितनी shear strength है वो आपको toughness index बताएगा। Even after becoming a mud, even after your soil is existing in IP range, it means your soil is plastic. There, what is the IF value? It is IF is what? Quality of soil. तो वो आपको बताता है कि ये अच्छी क्वालिटी है कि नहीं है। तो इसकी वैल्यू 0 से 1 नहीं, 1 to इसकी वैल्यू 1 to 3 रहनी चाहिए, 1 to 3, not 0 to 1, 1 to 3 वेरी करना चाहिए। It should varies from 1 to 3, but if it is coming less than 1, it means IF की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। If IF value is बहुत ज्यादा, it means quality of soil automatically क्या है, कम है। Yesterday we have seen this. If IF value is more, it means quality of soil is less. अगर क्वालिटी खराब है मतलब shear strength नहीं है, shear strength नहीं मतलब क्या है, ऐसे ही क्रश हो जाएगी, easily it can be crushed। अब बात करते हैं एक्टिविटी की। एक्टिविटी इज IP by C। IP means again plastic limit, और C क्या है, C is the percentage fraction below 2 micron in sample, it means the clay fraction। Exactly clay amount कितना है वो आपको बता रहे हैं। अब कोई भी अगर आप सैंपल लोगे, if any sample you take, the clay fraction will remain constant, वो तो उतने ही है जितने होने चाहिए। जैसे मान लो पिछला क्वेश्चन हमने लिया, दिस वाज द इनिशियल क्वेश्चन, लेट अस से 55% इज द क्ले। अब 55% क्ले, वो तो उतनी की उतनी रहेगी। नाउ हाउ मच विल बी IP, जितना IP ज्यादा होगा उतनी एक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये हमने सीखा है कि इफ IP इज मोर, इट मींस मोर कंप्रेसिबल। मोर कंप्रेसिबल मतलब क्या, मोर वॉल्यूम चेंज, उतना ही वॉल्यूम चेंज करेगा तो कंप्रेसिबल ज्यादा होगा। ये चीज हमने लिखी है। सर एक क्वेश्चन पूछना है प्लीज, एक तो प्लीज मत लिखिए आप, पूरी तरह से आपको हक है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। क्या हम ये कह सकते हैं कि एट लिक्विड लिमिट shear strength ऑफ सॉइल इज 0 एंड एट प्लास्टिक लिमिट shear strength, देखो shear strength ऑफ सॉइल का मैं वैल्यू भी लिखा देता हूं आपको, 0 नहीं होती है, 0 नहीं होती, 2.47 न्यूटन पर स्क्वायर होती है, जिसको आप 0 के बराबर मानते हो, वो किसी काम की नहीं है। ये हमने कल कर्व बनाया था नेहा, हमने कल कर्व बनाया था, मैंने आपको वैल्यू नहीं दी थी, बट मैंने कल कर्व बनाया था, ये वाला दिस कर्व वी हैव रिटन यस्टरडे। ये था लिक्विड लिमिट पे इफ यू रिमेंबर, ये था प्लास्टिक लिमिट पे इफ यू रिमेंबर, और ये था आपका किस पे, WS पे इफ यू रिमेंबर। तो WS पे shear strength बिल्कुल 0 नहीं कह सकते आप, बिल्कुल एक तरह से बोल सकते हो 0 ही है, उसकी वैल्यू 2.47 रहती है जो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ठीक है। shear strength ऑफ सॉइल एट लिक्विड लिमिट इज 2.47 न्यूटन पर स्क्वायर। क्लियर? इसको नॉर्मल एक्टिव भी बोल सकते हैं, इसको हम नॉर्मल
एक्टिव भी बोल सकते हैं। एक्टिविटी एक और बार बता दो। एक्टिविटी का मतलब ये हुआ आईपी डिवाइड बाय सी। आईपी मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स, सी मतलब कि किसी भी सैंपल में क्ले कितना है। तो लेट अस से कोई एक सैंपल है, उसमें क्ले है आपका 20% और बाकी सब 80% सिल्ट है, सैंड है, व्हाटएवर इट इज। नाउ दिस क्ले एंड सिल्ट इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर द प्लास्टिसिटी। अब उसके रेस्पेक्ट में, उस क्ले के रेस्पेक्ट में प्लास्टिसिटी कितनी आ रही है? इफ द प्लास्टिसिटी विल बी मोर देन ओनली योर एक्टिविटी आंसर विल बी वेरी हाई। और अगर प्लास्टिसिटी मोर हुआ मतलब कि ये गैप क्या है, ज्यादा है। और अगर ये गैप ज्यादा है तो आपको बता रखा है जितना ज्यादा आईपी होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हाईली कंप्रेसिबल होगा। ये देखो ये लिखा, ये देखो वी हैव रिटन समवेयर ये रहा। आईपी ज्यादा तो कंप्रेसिबल ज्यादा, क्योंकि लिक्विड लिमिट ज्यादा है उसकी। कंप्रेसिबल ज्यादा मतलब क्या, वॉल्यूम चेंज ज्यादा होंगे, इट मींस वॉल्यूम चेंज विल बी मोर। हाँ, मॉन्ट मॉर्लाइट वाला क्वेश्चन अभी एक्सप्लेन कर दो, पहले मॉन्ट मॉर्लाइट तो आने दो ऋषिकेश, अभी मॉन्ट मॉर्लाइट तो आने दो। अभी सॉइल का यही चक्कर है, हम क्या है, सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हम बार बार पढ़ते हैं। अभी देखो उन्होंने अनड्रेन्ड क्ले पूछा, तो ये सब ना रिलेटेड टर्म्स है। अब अनड्रेन्ड क्ले जब आप शेयर स्ट्रेंथ में समझ जाओगे तब आपको आगे कोई भी क्वेश्चन में अनड्रेन्ड लिखा होगा कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, पहली बार अनड्रेन्ड शब्द देखा, अभी आपके दिमाग में है कि मॉन्ट मॉर्लाइट का यहाँ पे एक्टिविटी से लेके कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ तो संबंध होता है। मैं चलो अभी आपको वैल्यू लिखा देता हूँ, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन द मॉन्ट मॉर्लाइट, देन यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड। बट फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं लिखा देता हूँ, लिख दो एक्टिविटी का वैल्यू कैलोनाइट के लिए 0.45 से लेके 0.5 तक होता है। मॉन्ट मोरिलाइट के लिए 1 से लेके 7 होता है और इलाइट के लिए 0.5 से लेके 1 होता है। अभी क्या समझ में आ जाएगा, अभी लिख लो कोई बात नहीं, पॉइंट ये 1 से 7 है, तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि मॉन्ट मॉर्लाइट की एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। और हमने अभी देखा है कि जितना ज्यादा हाई एक्टिव होता है किसी काम का नहीं है, इसलिए मॉन्ट मॉर्लाइट को हम सबसे ज्यादा बेकार क्ले मिनरल मानते हैं। अब इसके पीछे की जो कहानियां है वो वहां देखेंगे हम, है ना, तो आप उसका टेंशन मत लो। बट ठीक है, ये टॉपिक उससे रिलेट करता है, आपने लिख लिया, अच्छी बात है। क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट डाउन ए क्वेश्चन, write down a question. In a sample of fine grained soil, 40% are silt. Calculate activity if plasticity index of soil is 23. सर टफनेस इंडेक्स 0 to 3, टफनेस इंडेक्स कितना लिखा है 1 to 3, 0 कर दो। 0 तो किसके लिए हो जाएगा, नॉन प्लास्टिक सॉइल के लिए 0 हो जाएगा, वो तो अंडरस्टूड है। इट विल बिकम फॉर नॉन प्लास्टिक सॉइल इट विल बिकम व्हाट 0 बिकॉज़ आईपी 0 हो जाएगा, तो 0 कर दो, वो तो अंडरस्टूड हो गया। बेटर, चलो बेटर लिख दो, 0 लिख दो। अब ये भी लिख सकते हो 0 इट विल बी फॉर नॉन प्लास्टिक सॉइल, ये भी आप मेंशन कर सकते हो, चलो बेटर है। एक चीज और बता दी आपने, इट्स मच बेटर। 0 to 3 नॉन प्लास्टिक सॉइल, 0 फॉर नॉन प्लास्टिक सॉइल। ये 3 किसके लिए आएगा, जो जितनी ज्यादा हाई प्लास्टिक होगी उसके लिए 3 आएगा। ये और आपने अच्छा बता दिया, चलो एक नॉलेज और ही होगी। ये सवाल कर लो एक बार,
0.38। हाँ बिल्कुल सही बात है व्योम मिश्रा की। व्योम मिश्रा, यू हैव डन इट करेक्ट। एक्टिविटी इज इक्वल टू आईपी डिवाइड बाय सी। अभी आईपी डिवाइड बाय सी है। सी का मतलब होता है क्ले फ्रिक्शन। व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इट इज? इट्स ए फाइन ग्रेन्ड सॉइल। फाइन ग्रेन्ड सॉइल में दो ऑप्शन होते हैं। वी हैव सीन इन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, we have seen in plastic particle size distribution curve that in fine grain there are two things, either it can be silt or it can be clay। तो अब उस fine grain में से अगर 40% silt है, if 40% are silt, it means clay कितना हुआ? 60% हुआ। और clay अगर 60% है तो 23 divided by 60 would be the activity value, would be the activity value। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, is that clear for everybody? One more question you do, one more question you do, one more question you can do। (600 micron, 500 micron and 425 micron। 500 gram soil sieved over given set of sieve and result is also shown as follows। कैसे शो किया रिजल्ट? 50 ग्राम से 200 grams। what type छोड़ दो इसको। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कीजिए इसको। To calculate what? D60 divided by D10। Now you should know the meaning of D60। You should know the meaning of D60। Very good सूरज यादव, very good। आपको meaning of D60 पता होना चाहिए। क्या meaning होता है D60 का? 60% particles are finer than a particular size। अब ये देखो ये कितना है? ये 300 ग्राम है। 300 ग्राम means what? 60%। 60% particles are finer than what size? 600 माइक्रोन। ये 60% पार्टिकल किससे छोटे हैं? 600 माइक्रोन छोटे हैं।
देन 10% पार्टिकल, ये क्या है, ये है 10%, 10% पार्टिकल्स आर फाइनर देन विच साइज, आर फाइनर देन विच साइज 500 माइक्रो। तो सीयू की वैल्यू कितनी आ गई, 1.2 आ गई, मतलब कि सॉइल कैसी हो गई, पुअरली ग्रेडेड हो गई। व्हाई द सॉइल इज पुअरली ग्रेडेड, व्हाई द सॉइल इज पुअरली ग्रेडेड, बिकॉज़ सीयू की वैल्यू अगर 6 से ज्यादा आती, 6 से ज्यादा आती या 4 से ज्यादा आती तो वेल ग्रेड होता, इट इज लेस देन दैट, सो इट्स अ पुअरली ग्रेडेड। 4 आंसर कैसे आ रहा है, अब 50-300 ग्राम है, इट मींस दिस 300 ग्राम आर फाइनर देन व्हाट साइज 600 माइक्रोन। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे केवल 600 माइक्रोन का सीव रख दूं, इफ आई पुट ओनली 600 माइक्रोन सीव, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, 200 ग्राम उसके ऊपर टिक जाएंगे, 300 ग्राम नीचे आ जाएंगे, यही तो होगा, यही तो रिजल्ट आएगा। और 300 ग्राम का मतलब क्या होता है, 60%। कैसे 60%, क्योंकि टोटल कितना है 500 ग्राम है, तो 500 का 60% कितना होता है 300 ग्राम। तो 60% पार्टिकल्स आर फाइनर देन 600 माइक्रोन, 10% पार्टिकल्स आर फाइनर देन 500 माइक्रोन, तो 360 डिवाइड बाय d10। क्लियर है? तो अच्छे क्वेश्चन और करा दूंगा आपको कंसिस्टेंसी के, ठीक है, क्या वो कराए बिल्कुल। Is that clear for everybody? चलो, now we'll proceed for the next thing, soil structure। soil structure, अब देखो इसको एकदम फटाफट करते हैं। soil structure में देखो जितने क्वेश्चन आपको कराए हैं बिल्कुल लो लेवल क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, आपके हिसाब से। कंसिस्टेंसी में उस एक्सट्रीम लेवल तक क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, समय मिलेगा तो एक दो अच्छे क्वेश्चन और करा दूंगा आपको कंसिस्टेंसी के, ठीक है। तो पहले अभी इसको सॉइल स्ट्रक्चर क्ले मिनरोलॉजी कर लेते हैं। अभी देखो मैं अभी आपका पहला चैप्टर चेक कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके परमेबिलिटी से रिलेटेड हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीपेज से रिलेटेड है, बट कोई बात नहीं, जहां सीपेज और परमेबिलिटी समझ में आ जाए उसको छोड़ देना, बाकी कर देना। विशाल साहू को सर इसका सॉल्यूशन अभी भी नहीं समझ में आया, ठीक है विशाल साहू, देखो भाई ये 600 माइक्रोन की सीव है, यहाँ 500 ग्राम मटेरियल डाला, 600 माइक्रोन पे 200 ग्राम रिटेन हो रहे हैं, ये तो क्वेश्चन में दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से पास कितने हो रहे हैं, यहाँ से पास कितने हो रहे हैं 300 ग्राम हो रहे हैं। 500 का 60% कितना होता है 300 ग्राम होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 300 ग्राम पार्टिकल्स आर पासिंग फ्रॉम 600 माइक्रोन, यही तो D60 होता है, इसी को तो D60 बोलते हैं, इसी को तो D60 बोलते हैं। तो ये हो गया D60। फिर मैं यहाँ पे एक सीव रखता हूँ 500 mm 500 माइक्रोन की। अब जैसे ये सीव रखता हूँ तो इससे नीचे से 50 ग्राम आते हैं, बिलो दिस ओनली 50 ग्राम्स आर कमिंग, इट मींस हाउ मच इज रिटेनिंग, करीब करीब कितना हो गया 450 ग्राम रिटेन कर रहा है। इसका मतलब ये 10% पार्टिकल्स 10% पार्टिकल्स आर फाइनर देन 500 माइक्रोन, 10% पार्टिकल्स आर फाइनर देन व्हाट 500 माइक्रोन। तो इसका मतलब ये क्या हो गया D10 हो गया, ये D60 है, ये D10 है, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकाल लो। सॉइल स्ट्रक्चर, देयर आर फोर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। पहला तो है कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। अब देखना यहां पे कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, फर्स्ट इज कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। अब क्योंकि इसका नाम ही कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर है, अब वैसे तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें डायमीटर ऑफ पार्टिकल क्या हो अपना 75 माइक्रोन से ज्यादा हो, लेकिन यहां बिकॉज स्ट्रक्चर की बात चल रही है कि ओवरऑल सॉइल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कोर्स ग्रेन्ड होना चाहिए। तो ये कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर तब डिफाइन है जब आपके डायमीटर ऑफ पार्टिकल 20 माइक्रोन से ज्यादा हो, तब वो स्ट्रक्चर कोर्स ग्रेन्ड होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सॉइल, आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉइल स्ट्रक्चर। ओवरऑल स्ट्रक्चर बड़ा कहलाएगा, बड़े पार्टिकल कहलाएगा इफ द साइज इज मोर देन 20 माइक्रोन। अब बिकॉज बड़े पार्टिकल्स है
डेफिनेटली दे विल सेटल डाउन बाय द ग्रेविटी, बिकॉज उसके पास वेट है, तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे किससे? ग्रेविटी से। तो सेटल्स डाउन, ये कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर जो है सेटल्स डाउन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये भारी है तो खुद ही गिर गिर के नीचे आ जाएंगे। अब देखना, अब आपके सामने आ रहा है दूसरा स्ट्रक्चर जिसका नाम है हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर। अब ये कैसा स्ट्रक्चर है देखते हैं। ये उसके लिए वैलिड है जहां पे डायमीटर ऑफ पार्टिकल 2 माइक्रोन से क्या आ जाए? 20 माइक्रोन हो जाए। मतलब अब इससे क्या हो गए? फाइन हो गए। और आपको ये चीज पता है, एज द पार्टिकल्स इज बिकमिंग फाइनर द चार्जेस विल कमिंग ओवर हियर। आपको याद होगा बिल्डिंग मटेरियल में भी हमने सीमेंट पढ़ा था, सीमेंट फाइनर होता है, उसके ऊपर चार्जेस होते हैं। लाइक हमने प्लास्टिसाइजर डाला, इट विल क्रिएट द चार्ज ओवर इट। तो कोई भी फाइन, आपने एनवायरमेंट पढ़ा, फाइन पार्टिकल्स आर कमिंग डाउन, not able to coming down, then what you are doing coagulation क्या करता है? नेट चार्ज को वहां पे चार्ज को वो करता है, न्यूट्रलाइज करता है, बिकॉज फाइन पार्टिकल्स कंटेनिंग व्हाट? नेगेटिव चार्ज। सो उससे वजह से क्या रहते हैं? वो रिपल्सिव नेचर में रहते हैं। तो जैसे ही आपके पास में 20 से 2 के बीच में आ गया, इसका मतलब कुछ तो पार्टिकल्स ग्रेविटी वाले हैं और कुछ पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स वाले हैं। मतलब अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों काम कर रहे हैं। मतलब पार्टिकल सेटल डाउन होना चाह रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक उसको सेटल डाउन नहीं होने दे रहा। तो सिचुएशन कैसी आ जाएगी? ग्रेविटेशनल, पहले तो लिख देता हूं, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बोथ आर इक्वली इफेक्टिव। अब ये दोनों इक्वली इफेक्टिव है। तो अब देखो स्ट्रक्चर कैसा बना। अब आपका स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, मतलब ये सेटल डाउन होना भी चाह रहे हैं और सेटल डाउन हो पा भी नहीं रहे, होना भी चाह रहे हैं और नहीं भी हो पा रहे हैं। तो इसकी वजह से यहां पे देख रहे हो आप, बड़ा बड़ा गैप रह जाएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर। और यही अगर मैं आपको इसकी बात करूं तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर। मतलब सारे पार्टिकल्स खुद के वेट के हिसाब से अपने आप ही सेटल डाउन हो गए। ऑल द पार्टिकल्स आर सेटल डाउन अबव ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दिस केस इलेक्ट्रिक फोर्स इज नॉट अलाउ यू टू कमिंग डाउन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज फोर्सिंग यू टू कमिंग डाउन। तो अब इस वजह से यहाँ पे बड़े बड़े वॉइड छूट जाते हैं, देख रहे हो आप, बिगर वॉइड्स। तो यहाँ पे खास बात क्या आई? बिगर वॉइड्स। अब क्योंकि बिगर वॉइड्स है जो कि आपस में कनेक्टेड है, तो हाई परमिएबल सॉइल है। तो इस सॉइल की परमिबिलिटी क्या रहेगी? हाई रहेगी। सॉइल की परमिबिलिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। परमिबिलिटी विल बी मोर। ठीक है, हनीकॉम्ब हो गया, ये हो गया। अब आते हैं अगले स्ट्रक्चर में। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज फ्लोकुलेंट एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर। फ्लोकुलेंट एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर। अब ये वो उसके लिए है, ये उसके लिए है जहां पे डायमीटर कितना हो? 2 माइक्रोन से कम है। अगर 2 माइक्रोन से कम है तो ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी डोमिनेंट, यही फोर्स वहां पे क्या होंगे? मेन खास होंगे। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेंट है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स इज डोमिनेंट, because only electric force is dominant, then there can be two cases. Either repulsive force can be there or attractive force can be there. ध्यान से सुनना, देखो इस पूरी बात को। Either repulsive force, attractive force can be there. ये फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है या फिर ये फोर्स क्या हो सकता है? रिपल्सिव हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये अट्रैक्टिव हुए तो बनेगा क्या? फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। और अगर ये रिपल्सिव हुए तो बनेगा क्या? डिस्पर्स स्ट्रक्चर। अब देखना बात ध्यान से। अब क्योंकि अट्रैक्टिव है मतलब आके चिपक जाएंगे। अट्रैक्टिव है मतलब कि चिपकेंगे। कैसे चिपकेंगे? आइदर वो चिपकेंगे एज टू एज और फेस टू एज टाइप की ओरिएंटेशन होगी। कैसे? आइए देखते हैं। ये एक मैंने पार्टिकल बनाया, दूसरा पार्टिकल फेस और एज, ये इसका फेस है और ये इसकी एज है।
ऐसा कांटेक्ट हुआ, या एज टू एज, मतलब कि ये एज है, दूसरे की एज ही आ गई, ठीक है, ये देखो दूसरे की एक और एज बना रहा हूं, ये एज बना दी मैंने, एज टू एज कांटेक्ट आ गया, ये फेस टू एज कांटेक्ट आ गया, फिर ये मैंने एज टू एज एक कांटेक्ट दे दिया, फिर फेस टू एज कांटेक्ट दे दिया, ये एक एज टू फेस कांटेक्ट आ गया। किसी भी तरह से बना सकते हो आप इसको, किसी भी तरह से आप इसको बना सकते हो। तो कुल मिला के एज टू एज या फेस टू एज कांटेक्ट है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। यही चीज अगर मैं यहां बना दूं डिस्पर्स में, तो कांटेक्ट आएगा बिल्कुल फेस टू फेस, फेस टू फेस। रिपल्सिव है ना, मतलब चिपकने नहीं देंगे, आपस में अटकेंगे नहीं, तो मतलब कैसा पार्टिकल्स आएंगे, इस तरह के, बिल्कुल फेस टू फेस कांटेक्ट है इस तरह से, क्योंकि रिपल्सिव है, आपस में चिपक भी नहीं पा रहे, दे आर नॉट एबल टू स्टक विद ईच अदर, बट दे आर मोर ओरिएंटेड। ये ज्यादा तमीज से बैठे हुए लग रहे हैं, मोर यूनिफॉर्म, मोर ओरिएंटेड, बट दे आर नॉट मोर ओरिएंटेड। अब सोचो, है ये क्ले, है तो ये क्ले, लेकिन इसमें जो वॉइड्स हैं, इन दिस केस द वॉइड्स आर बिगर, in this case voids are smaller, the volume of void will be more but they are not interconnected। एक बार इमेजिन करो, यहां से अगर मैं पानी डालता हूं तो पानी को ऐसे ट्रेवल करना पड़ेगा, ऐसे 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 करके पानी बाहर आएगा, the zigzag motion of water will occur, it means clay होते हुए भी इसकी परमेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, किससे, उसकी परमेबिलिटी से। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं, they are more oriented, वॉल्यूम ऑफ वॉइड विल बी बिगर, लेकिन साइज ऑफ वॉइड विल बी लेसर। तो इसकी जो परमेबिलिटी आएगी वो कम आएगी, परमेबिलिटी लेस आएगी। यहां पे लेस ओरिएंटेड, यहां वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी ज्यादा है, और तो और वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम है क्योंकि साइज ऑफ वॉइड ज्यादा है, साइज ऑफ वॉइड ज्यादा है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, यहां कितना वॉइड है, देखो 1 2 3 बड़े वॉइड दिख रहे हैं, लेकिन साइज ऑफ वॉइड क्या है, बहुत बड़ी है। तो 3 तो वॉइड है, सुनना 3 वॉइड है, और मान लेता हूं साइज वॉइड की 50 यूनिट है, कुछ भी सेंटीमीटर कुछ भी मान लो, तो ये आंसर आ रहा है 150, ठीक है। यहां पे साइज ऑफ वॉइड ओनली 10 है, मान लीजिए साइज ऑफ वॉइड देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फिर ये बीच बीच वाले 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नंबर ऑफ वॉइड है। अब अगर वो 10 वाले भी हुए, अगर उसकी साइज 10 भी हुई, तो 18 इंटू 10 क्या आएगा, 180 आएगा। इसलिए हमेशा फाइन ग्रेड में साइज ऑफ वॉइड विल बी लेस बट नंबर ऑफ वॉइड विल बी मोर, इस वजह से वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा आता है। यहां साइज वॉइड का बड़ा है लेकिन नंबर कम है, तो इन टोटल कम आता है। यही चीज हमने देखी थी बीएमसी में C3S को लेके। इन बिल्डिंग मटेरियल्स वी हैव सीन द सिमिलर थिंग इन केस ऑफ C3S, कि वैसे तो हमने देखा था कि C3A जो है ज्यादा हीट इंड्यूस करता है, बट अगर हम प्रैक्टिकली देखा जाए, इफ यू सी द प्रैक्टिकली, देन C3S इज मोर हीट इंड्यूसिंग। व्हाई? बिकॉज़ द अमाउंट ऑफ C3S इज मोर, क्योंकि अमाउंट ऑफ C3S क्या है, ज्यादा है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि साइज ऑफ वॉइड क्या है, बड़ा है, तो इसकी परमेबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, इसकी परमेबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। आप सुनना मेरी बात, परमेबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अब ज्यादा को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, परमेबिलिटी विल बी मोर। अब अगर मैं इसकी बात करूं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है, वॉइड ज्यादा है मतलब डिक्रीज इन वॉइड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। डिक्रीज इन वॉइड को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। इसका मतलब ये हाई कंप्रेसिबल है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अगर इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा आएगी, इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या आएगी, कम आएगी, इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या आएगी, कम आएगी। अगर मैं बोल दूं इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इसका लिक्विड लिमिट भी ज्यादा आएगा, श्रिंकेज लिमिट कम आएगा। ये बाय डिफॉल्ट हो गया। अब जितनी चीजें वहां लिखा है सब कनेक्ट हो जाएगी। इसका आईपी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अब है दोनों क्ले, लेकिन क्ले होते हुए भी ये सैंड के जैसा काम कर रही है। सी इट इज लुकिंग लाइक ए सैंड। जो सैंड की प्रॉपर्टीज होती है वो यहां पे प्रॉपर्टीज है, दैट आर द प्रॉपर्टीज ओवर हियर। लिख तो दिए, अब इनको मिटाते रहो बैठ के। To that
क्लियर? एग्जाम्पल भी है इसके, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं. इट इज मराइन क्ले, क्ले मिनरोलॉजी. नेक्स्ट इज क्ले मिनरोलॉजी. ठीक है. अब इसमें स्मॉल पोर्शन रिमेनिंग करो फटाफट. चलिए बात करते हैं आगे. क्ले मिनरोलॉजी. अब सुनना ध्यान से. क्ले जो मिनरल है, ये क्ले जो है ना बड़ी खतरनाक चीज है. आप देख रहे हो कि पूरा कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल आपने पढ़ा, जो कि हमने बहुत ही छोटे लेवल पे पढ़ा, लेकिन जो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल है वो इतनी बड़ी चीज है. और वो पूरा का पूरा टॉपिक ही किसके ऊपर बेस्ड है? क्ले मिनरोलॉजी पे, क्ले के ऊपर बेस्ड है. इनफैक्ट आगे जितने हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, व्हाटएवर द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इन फर्दर स्टडीज, एवरीवेयर व्हेनेवर द क्ले विल कम इनटू द पिक्चर, योर एंटायर सिनेरियो विल चेंज. जैसे ही क्ले पिक्चर में आया, पूरी पूरी कहानी बदल जाएगी. और सब कुछ पार्ट 2 ऑफ एनी चैप्टर इज रिलेटेड टू क्ले. किसी भी चैप्टर का पार्ट 2 देखोगे तो वो क्ले के लिए, बाकी सब अलग है. सारी दुनिया अलग है, क्ले जैसे आएगा तो अलग. तो उसके मिनरल्स है. क्या होता है? क्ले जो बनता है ना, वो सबसे फाइन पार्टिकल्स होता है. जहां फाइन पार्टिकल्स आया उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है. ठीक है. तो पहला लाइन तो लिखिए. फर्स्ट लाइन राइट, फर्स्ट लाइन राइट, फर्स्ट लाइन राइट. द क्ले मिनरल्स आर बेसिकली, द क्ले मिनरल्स आर बेसिकली crystalline substance. Clay minerals are basically crystalline substance, crystalline substance of group of minerals, of group of minerals. Clay minerals are basically crystalline substance of group of minerals, of group of minerals, group of minerals. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. These clay minerals are mainly formed, these clay minerals are mainly formed due to chemical weathering, mainly formed due to chemical weathering, due to chemical weathering, or certain rocks forming minerals, or certain rock forming minerals, or certain rock forming minerals. Next point. All the clay minerals, all the clay minerals found to have two fundamental building blocks, found to have two fundamental building blocks, found to have two fundamental building blocks. पहला ब्लॉक है सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट. फर्स्ट इज सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट और सेकंड है ऑक्टाहेड्रल यूनिट. अब पूरा ध्यान से समझना इसको. ऑक्टाहेड्रल यूनिट, लिसन केयरफुली ईच एंड एवरीथिंग फॉर दिस. सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट एक ऐसा यूनिट है जिसमें एक आयन होता है सिलिका का बीच में और बाकी चारों तरफ ऑक्सीजन एटम्स होते हैं. और उन चारों ऑक्सीजन एटम्स में से
एक ऑक्सीजन एटम, सॉरी 3 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं बाकी 2 लोगों से। मैं फिर से बोल देता हूं, देयर इज अ सिलिका यूनिट प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर covered by 3 oxygen atoms and 1 oxygen atom at the top. The base oxygen atoms are shared by 2 silica tetrahedral unit. अब इसको बना के दिखाता हूं मैं, ध्यान से समझना इसको। देखो ये कुछ ऐसा है, एक यहाँ पे, एक ऐसे और एक ऐसे, ये 3 तो हो गए बेस में, 3 तो हो गए बेस में, और अच्छे से बना देते हैं। 3 तो हो गए बेस में, 3 को बेस में बना के दिखाता हूं मैं। ये सिलिका तो ले लो, पहले कवर कर लो इसको, और 3 बेस में बनाना है, मतलब कि एक ऐसे बनाना है, एक ऐसे बनाना है, तो मतलब कि एक ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, और एक ऐसे बनाना है, और फिर एक हो जाएगा टॉप में, एक टॉप में बनाना है। थोड़ा सा 3D में समझने की कोशिश करना है इसको, ट्राई टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट इन 3D, लिटिल बिट इन 3D। तो एक ऑक्सीजन एटम तो यहाँ पे O-2, बाकी 3 ऑक्सीजन एटम जो है वो यहाँ पे, ये सारे ऑक्सीजन एटम O-2, 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 और ये जो बेस वाला है उसमें बीच में कौन है, सिलिका है +4, सिलिका है यहाँ पे, सिलिका है +4। अब सोचना ध्यान से, और ये जितने भी बेस वाले ऑक्सीजन है, ऑल द बेस ऑक्सीजन आर शेयर्ड विद द सेम 2 ब्लॉक्स, मतलब कि ये इसका लिए भी है और इसके लिए भी है, ये वाला अगले वाले के लिए भी है और उधर वाला भी अगले वाले के लिए, मतलब ये एक अकेला है बस, टॉप वाला इज अलोन। तो अगर टॉप वाला अलोन है तो ये बता सकते हो आप नेट चार्ज कितना होगा यहाँ पे, नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज कितना होगा, सिलिका का +4 है, सिलिका का +4 है, और इस ग्रीन वाले का -2 है, इस ग्रीन वाले का -2 है, ठीक है। बाकी जितने भी लोग हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, उन सब के पास -2, -2, -2 है, लेकिन सभी क्या है, शेयर्ड है 2 लोगों के बीच में, मतलब नेट कितना बचा, -1 बचा यहाँ पे, मतलब बाकी के पास जो भी -2 है, बाकी के पास जो भी -2 है वो शेयर्ड है 2 लोगों के बीच में। और ऐसे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो मतलब नेट चार्ज कितना आ गया, -1 आ गया। व्हाट इज द नेट चार्ज ओवर हियर, -1। व्हाट इज द नेट चार्ज ओवर हियर, -1। समझ में आई आपको बात? क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे नेट चार्ज कितना आ गया, -1 आ गया। इसको शो कैसे करते हैं, ये रिप्रेजेंटेड किया जाता है, रिप्रेजेंटेड एज ट्रेपेजॉइड, रिप्रेजेंटेड एज ट्रेपेजॉइड, ये रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए ट्रेपेजॉइड। हर बार ऐसा बना नहीं सकते, ट्रेपेजॉइड है। एक ऑक्सीजन टॉप पे है, 3 या नीचे लगे हुए, 3 एक ट्रायंगल बना रहे, बीच में सिलिका है उसके, इमेजिन करो एक बार, 3 है ऐसे, बीच में यहां ट्रायंगल है, एक ऊपर ऑक्सीजन लटका हुआ है, ये अकेला है, सिलिका अकेला है, बाकी 3 ऑक्सीजन 2 लोगों के बीच में शेयर है। तो ये जो -2 -2 -2 वाले 3 लोग हैं, -2 -2 -2 वाले 3 लोग हैं, वो 2 में बटे हुए, ये -2 वाला अकेला है और ये सिलिका +4 अकेली है। तो नेट चार्ज आ गया इसका कितना। अब इसको बोलेंगे भी कैसे, सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट इज अ यूनिट व्हिच कंटेन्स सिलिका एट द बेस, सिलिका एट द बेस कवर्ड बाय 4 ऑक्सीजन, out of that 3 oxygens are shared between 2 tetrahedral unit। ठीक है, तो ये मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। ये जो यूनिट्स हैं, ये वाला और ये वाला, व्हाइट वाले, ऑल द 3 whites shared between 2 units। अब क्योंकि शेयर कर दिए गए 2 यूनिट से, इसीलिए यहां पे डिवाइड बाय 2 किया, इसीलिए यहां पे डिवाइड बाय 2 किया। ठीक है, these are shared between 2 units। हाँ, एक बॉन्ड पेंडिंग है, बिल्कुल सही बात है, एक वाला बॉन्ड बनाता ही नहीं है। अभी यही अगर मैं ऑक्टाहेड्रल यूनिट ले लूं, अगर मैं यही ऑक्टाहेड्रल यूनिट ले लूं, अब ये बिल्कुल एक बर्थडे कैप जैसा है जो दोनों साइड से है, मतलब कि एक बर्थडे कैप ऐसे लगा दो, एक उसके नीचे लगा दो, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, कुछ ऐसा, यहां सर्कल आ जाएगा और एक इसका और इधर भी सर्कल आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर है इसका। अब इसको बनाने की कोशिश करता हूं, सर्कल की जगह रेक्टेंगल रहेगा, सर्कल की जगह रेक्टेंगल रहेगा। पहले मैं बनाता हूं फिर आपको बताता हूं। देखो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका, ऐसे, फिर यहां से 4 लाइन निकल गई, 4 लाइंस फ्रॉम हियर,
4 लाइंस फ्रॉम हियर, ऐसे, और इधर से भी 4 लाइंस निकल के आई, फोर लाइंस फ्रॉम हियर लाइक दिस, एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो द 4 लाइंस आर कमिंग, इधर से भी 4 लाइनें निकल के आई, इधर से इसी के बराबर बना देता हूं। all the four corners are like this only. अब इसमें कौन कौन है, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, हर एक जगह पे OH माइनस आयन है, हर एक जगह पे OH माइनस आयन है, जहां जहां पे बॉन्डिंग बन रही है उन हर जगह पे OH माइनस आयन है, एवरीवेयर इट इज OH माइनस आयन। तो कितने OH माइनस हो गए, देयर आर 6 OH माइनस आयन, 6 हाइड्रोक्साइड आयन, 6 हाइड्रोक्साइड आयन, और बीच में यहां पे एट द सेंटर ऑफ दिस आइदर यू विल फाइंड Al+3 एल्यूमिना, और यू विल फाइंड मैग्नीशिया, और यू विल फाइंड Fe+2। और यही मैंने आपको सीमेंट में बताया था इन द बिगिनिंग कि जो क्ले मिनरोलॉजी से हम निकालते हैं कि क्ले जो मिनरल है उसमें एल्यूमिना भी होता है, उसमें आयरन ऑक्साइड भी होता है, उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होता है, इसलिए तो ये लिया जाता है। अब ये किस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, देख लो आप, किस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, देख लीजिए आप, दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक, ऑल द 4 कॉर्नर्स आर अटैच्ड, और जितने भी OH माइनस आयन है ये शेयर्ड है 3 लोगों के बीच में, दिस ऑल आर शेयर्ड इन 3 सिमिलर काइंड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये सारे के सारे जो OH माइनस आयन है, दीज ऑल OH माइनस आयन आर शेयर्ड, कितने 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, शेयर्ड बिटवीन 3 यूनिट्स। अब बताओ मुझे क्या है, सबसे पहले मान लो बीच में नेट चार्ज निकाल रहा हूं मैं, नेट चार्ज फॉर Al+3, सबसे बीच में क्या है, +3, फिर -1 वाले 6 लोग हैं, फिर -1 वाले 6 लोग हैं, लेकिन हर एक आदमी 3 के बीच में बैठा हुआ है, हर एक आदमी 3 के बीच में बैठा हुआ है, मतलब कि हर एक के पास 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 ऐसा करके। तो बताओ कितना आया, यहां पे नेट चार्ज कितना आ गया, +1 आ गया, यहां नेट चार्ज +1 आ गया, लेकिन यही अगर Mg+2 या Fe+2 वाला होता तो नेट चार्ज कितना आता, तो नेट चार्ज कितना आता, 0 आ जाता। क्यों, क्योंकि 2 - 2 क्या हो जाता, 0 हो जाता। अगर Al+3 होता है बीच में, इफ इट इज Al+3 इन बिटवीन, अगर ये Al+3 है तो इसको गिब्साइड यूनिट बोलते हैं, Fe+2 तो फेराइड यूनिट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ब्रूसाइड यूनिट। If it is Al+3 then gibbsite, if it is Al+3 then it is known as gibbsite unit, if it is Fe+2 ferrite unit, Mg+2 क्या नाम इसका, ब्रूसाइड यूनिट, ब्रूसाइड यूनिट। और ये रिप्रेजेंट कैसे की जाती है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल की जैसा, इट इज रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगल, ये रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल की जैसे, इट इज रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगल। क्लियर है,
क्लियर है? व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन अब आएगा, ये तो बिल्डिंग ब्लॉक है, अब इन बिल्डिंग ब्लॉक से क्ले मिनरल बनेंगे, फ्रॉम दिस बिल्डिंग ब्लॉक क्ले मिनरल विल बी फॉर्म्ड। 3 से कैसे शेड है? इससे रिलेटेड ऐसे 3 बना दो, इससे रिलेट करके ऐसे 3 बना दो, इससे भी 3 बना दो। कैसे बनाएंगे? मुश्किल है ना बनाना। क्लियर है? अब लिखिए, नाउ यू राइट डाउन these two building blocks joins with each other, these two building blocks joins with each other and makes, these two building blocks joins with each other and makes 3 clay minerals, and makes 3 clay minerals, 3 clay minerals. फर्स्ट इज कैलोनाइट, मोंटमोरिलोनाइट और इलाइट। इलाइट, कैलोनाइट, मोंटमोरिलोनाइट एंड इलाइट। अब देखते हैं क्या है। कैलोनाइट इज ऑल्सो नोन एज 1:1 मिनरल। अब क्लियर है? blocks joins with each other and makes these two building blocks 3 clay minerals. फर्स्ट इज कैलोनाइट, मोंटमोरिलोनाइट और इलाइट। इलाइट, कैलोनाइट, मोंटमोरिलोनाइट एंड इलाइट। अब देखते हैं क्या है। कैलोनाइट इज ऑल्सो नोन एज 1:1 मिनरल। अब मैं बना के दिखाता हूं 1:1, उसका मतलब समझना। 1:1 का मतलब क्या है? दिस इज द मीनिंग ऑफ 1:1। व्हाट डू यू मीन बाय 1:1? इसका मतलब इसमें एक तो है ऑक्टाहेड्रल यूनिट और एक कौन सी है? सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट। दिस इज व्हाट ऑक्टाहेड्रल यूनिट and one is what? सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट। ठीक है? इस ये बना एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक बना, ये एक ब्लॉक बना। इस एक ब्लॉक का जो, तो बताओ नेट चार्ज कितना हुआ इसके ऊपर? नेट चार्ज कितना हुआ? ऑक्टाहेड्रल यूनिट पे नेट चार्ज कितना होता है? -1। सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट पे कितना होता है? ऑक्टाहेड्रल यूनिट पे +1, सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट पे कितना होता है? -1। तो यहां पे नेट चार्ज कितना आया? हियर द नेट चार्ज इज 0। यहां पे नेट चार्ज कितना है? 0 है। ये देखो, ये +1 है, वो -1 है, 0 हो गया। यहाँ नेट चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। एक की थिकनेस जो है वो 7 एंगस्ट्रॉम के आसपास है। और इस तरह के जितने भी मिनरल होते हैं, इस तरह के जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक हैं, ये सब मिलके बनाते हैं क्या? कैलोनाइट मिनरल। दे विल मीट टुगेदर एंड विल मेक द कैलोनाइट मिनरल। अब जो कैलोनाइट है, इसमें जितने भी ब्लॉक बन रहे हैं, व्हाटएवर द ब्लॉक्स वी आर मेकिंग, they are having or they are joined with each other with very strong hydrogen bond. ये सारे के सारे जो जुड़े होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं या स्ट्रॉन्ग वाटर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इट मींस वाटर कैन नॉट गो आउटसाइड, वाटर कैन नॉट कम इनसाइड। क्योंकि पानी को ना जाने देगा ना आने देगा, और अगर जाने भी नहीं देगा, आने भी नहीं देगा, इसका मतलब क्या है? इफ इट इज नॉट एबल टू गो, नॉट एबल टू कम, इट मींस नेवर इट विल गोइंग टू श्रिंक, नेवर इट विल गोइंग टू स्वेल। ना तो ये फूलेगा और ना ही श्रिंक करेगा। इसका मतलब वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा। इसका मतलब एक्टिविटी भी क्या आएगी? कम आएगी ब्रो। याद है एक्टिविटी की वैल्यू कम होती है इसके लिए। व्हाई कम? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। रिमेंबर दैट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सो दीज आर द स्ट्रॉन्ग
हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बिकॉज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका रिजल्ट क्या है, नो स्वेल और व्हाट आई कैन से लेस स्वेल, लेस श्रिंक, लेस श्रिंक, जिसकी वजह से लेस वॉल्यूम चेंज, लेस वॉल्यूम चेंज। अब बिकॉज लेस वॉल्यूम चेंज है इसीलिए इसका एक्टिविटी भी कम है और इसका आईपी भी क्या है, कम है। आईपी तो 15 से भी कम है और एक्टिविटी की वैल्यू मैंने आपको पहले लिखा दी, यहां लिखवाने वाला था मैं 0.4 से 0.5। इतना फायदा इस मिनरल का। इसका मतलब क्ले का सबसे बढ़िया मिनरल है। इन केस ऑफ क्ले इट इज द बेस्ट मिनरल। टोटल जो थिकनेस है इसकी, टोटल थिकनेस इसकी कितनी है, टोटल थिकनेस इसकी करीब करीब है 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। ये हुआ कैल्साइट मिनरल। इतना काफी है कि इसको और डिटेल में लिखना है वो बता दो। ये दिखा रहा आपको ऑक्टाहेड्रल, ये सिलिका टेट्राहेड्रल, ये इसके चार्ज है तो नेट चार्ज दिखा दिया। किससे बंधा होता है ये, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड से। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या फायदा है, ये सब फायदा है, ये सब फायदा है। और एक और पॉइंट लिखा दिया, टोटल इसकी सिंगल की थिकनेस आ गई, टोटल की थिकनेस आ गई। इसके अलावा डिटेल लिखानी तो बता दो। यही चीज मैं स्टेटमेंट में लिखा सकता हूं। द सेम थिंग वी कैन राइट इन द स्टेटमेंट। इसका एग्जांपल जरूर मैं अलग से लिख देता हूं। एग्जांपल इज चाइना क्ले, एग्जांपल इज चाइना क्ले। अब जो मॉन्ट मोरलाइट है, मॉन्ट मोरलाइट है 2:1। अब देखना कैसा दिखता है, आप जैसा दिखता है उसी से आप समझ जाओगे। ये इस तरह का दिखता है, एक ट्रेपेजॉइड आया, एक रेक्टेंगल आया और फिर एक ट्रेपेजॉइड आया। इसका मतलब ऑक्टा, टेट्रा, उल्टा लिख दिया। इसका मतलब टेट्रा, ऑक्टा और टेट्रा का। इसका मतलब दो तो कौन से हैं, सिलिका टेट्राहेड्रल वाले यूनिट है और एक कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल वाला यूनिट है। ध्यान रखना 2:1 एग्जाम में देते हैं लेकिन इसको उल्टा कर देते हैं कि 2 जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा और 1 होगा जो सिलिका टेट्राहेड्रल होगा। ऐसा नहीं, पहला मतलब ये ट्रेपेजॉइड शुरू हुआ, फिर रेक्टेंगल आया, फिर ट्रेपेजॉइड पाया, फिर ट्रेपेजॉइड पाया। और इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स हैं, इस तरह के ज्वाइनिंग है, इस तरह की ज्वाइनिंग है, ये ज्वाइनिंग है। विशाल साहू 1:1 का मीनिंग क्या है, क्या लगता है आपको, क्या मीनिंग होना चाहिए 1:1 का? यहाँ 1:1 का क्या मीनिंग होना चाहिए? देखो यहाँ मेंशन भी किया है, यहाँ पे भी लिखा है और तो और अब मॉन्ट मोरलाइट का 2:1 भी बता दिया है। क्लियर है? अब जो देखो मॉन्ट मोरलाइट, इसकी एक आइटम की थिकनेस है 10 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम। यहां पे मैं वैसे लिख दिया है बट फिर यहां लिख दिया वैसे ऑक्टाहेड्रल वगैरह। तो यहां पे बताओ नेट चार्ज कितना होगा, टेट्राहेड्रल में -1, इसमें +1, फिर यहां पे वापस -1, तो नेट चार्ज कितना हो गया? यहां नेट चार्ज कितना हो गया? -1 हो गया। यहां पे नेट चार्ज कितनी आ गई? -1 आ गई, -1 आ गई। अब जो इसके बॉन्डिंग है, नाउ द बॉन्डिंग्स ऑफ मॉन्ट मोरलाइट इज द वीक वाटर बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड्स है वो वीक बॉन्ड है, वीक वाटर बॉन्ड है।
ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड थे, ये वीक वाटर बॉन्ड है। अब बिकॉज ये वीक वाटर बॉन्ड है, मतलब अंदर से कोई बाहर, बाहर से कोई अंदर आ जा सकता है। दिस वाटर कैन गो आउट एंड कम इनसाइड इट। इसका मतलब हाई स्वेलिंग, हाई स्वेल, हाई श्रिंक आएगा। इसका मतलब हाई वॉल्यूम चेंज भी आएगा, हाई वॉल्यूम चेंज भी आएगा। इसका मतलब इसका एक्टिविटी भी ज्यादा होगा और आईपी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एक्टिविटी की वैल्यू मैंने आपको लिखा दी है कितनी, 1:7। एक्टिविटी की वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूं कितनी, 1:7। और आईपी तो इसका इतना ज्यादा होता है कि ये अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास भी आता है। सोचो कितना भयंकर वॉल्यूम चेंज है, सबसे डेंजरस है ये, सबसे डेंजरस है। इसीलिए इसका एग्जाम्पल भी क्या है, बेंटोनाइट सॉइल। एग्जाम्पल है बेंटोनाइट या बेंटोनाइट एंड ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, बेंटोनाइट या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल है इसका एग्जांपल। और टोटल थिकनेस आएगी 3 नैनोमीटर, टोटल थिकनेस 3 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर। इलाइट जो है वो इसी का भाई है, इट इज द ब्रदर ऑफ दिस ओनली, मोंटमोरलाइट ओनली। बट यहां पे होता है आयनिक बॉन्ड, इंस्टेड ऑफ वाटर बॉन्ड इट कंटेन्स आयनिक बॉन्ड। बिकॉज इट कंटेन्स आयनिक बॉन्ड, सो ऑल द प्रॉपर्टीज आर ऑफ इंटरमीडिएट रेंज इन केस ऑफ इलाइट। ऑल द प्रॉपर्टीज आर ऑफ इंटरमीडिएट रेंज इन इलाइट। तो structure is same as Montmorillonite, contains ionic bond, contains ionic bond और contains ionic bond। फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, all the properties are of intermediate range, are of intermediate range because of the ionic bond. इसका टोटल जो थिकनेस है 30 नैनोमीटर के आसपास है। एक्टिविटी भी इंटरमीडिएट है, 0.5 to 1 है। और आईपी भी जो इसका करीब करीब 30 है, करीब करीब 30 है। और एग्जांपल इसका लेकेस्ट्राइन क्ले, सॉरी लेटराइट क्ले, लेटराइट क्ले। हाँ, पोटेशियम आयनिक बॉन्ड है। अब उतना मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता था, बट अगर आपको लिखना है तो मैं लिखवा देता हूँ वो चीज। ये जो मोंटमोरलाइट में नेगेटिव चार्ज बचता है ना,
दिस मोंटमोरलाइट व्हाटएवर इज द नेगेटिव चार्ज इज लेफ्ट, वो नेगेटिव रखते नहीं है, उसको पॉजिटिव मतलब उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब वो न्यूट्रलाइज होता है पोटेशियम आयन की वजह से। जैसे ही पोटेशियम का +1 आएगा ये न्यूट्रलाइज होकर बन जाएगा कैलोराइड। चलो लिखवा देता हूँ मैं आपको, अब आपने बोल दिया तो वो चीज मैं आपको लिखवा देता हूँ। बोला इसका मतलब कहीं ना कहीं सुना है या फिर एग्जाम में आया होगा, तो लिख लो वो स्टेटमेंट लिख लो। चलो एलाइट पे राइट डाउन दैट स्टेटमेंट इन एलाइट, राइट डाउन इन राइट डाउन इन एलाइट more than 20% replacement of silica, more than 20% replacement in silica, more than 20% replacement of silica in tetrahedral unit, in tetrahedral unit is by alumina, is by alumina, is by alumina, and final negative charge, and final negative charge and final negative charge final negative charge is developed, final negative charge is replaced by potassium ion, potassium ion 80 की रेंज है 0.5 to 1, पहले भी लिखी थी ये तो 0.5 से 1, replaced by potassium ion, replaced by potassium ion, hence it is also known as potassium ion bond, hence it is also known as potassium ion bond.